मैंने आपको एक वाक्य लिख के दिया। वाक्य मैंने दिया आपको, देखते रहिएगा। राम ने आम को पेड़ से तोड़ा। यहां मैंने आपसे प्रश्न किया कि इस वाक्य में क्या अशुद्धि है। संजू जी ने बताया, संजू ना, संजू जी ने बताया कि इसमें कारक संबंधी दोष है। सही बताया आपने, कारक संबंधी दोष है। कारक के साथ फिर मैंने आपसे पूछा इसमें कर्ता कौन है। उसके बाद मैंने पूछा कर्म क्या है, और फिर मैंने पूछा क्रिया क्या है। आसान अगर तरीके से समझें तो कर्ता क र और ता, करता। आप लोग जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से लेकर के बिहार के लोग हैं वो समझ सकते हैं करता हैं। लइकवा का करता, लइकवा खेलता, भोजपुरी में बोलते हैं या अन्य भाषाओं में। तो करता, करता के करता। तो ये जो करता है, अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो आपको कर्ता अपने आप समझ में आ जाएगा कि कर्ता अर्थात कोई व्यक्ति होगा। अर्थात मैंने आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम, यही कर्ता हो सकता है, और कोई शब्द कर्ता नहीं हो सकता। इसके बाद मैंने आपसे पूछा कर्म क्या है। किसी ने कहा कि खाना कर्म है। बिल्कुल कर्म है। क्षौर कर्म, नित्य कर्म, ये संस्कृत में आता है, नित्य क्रम, नित्य। तो पर वो जो कर्म है, जैसे लोहार है, लोहा पीटता है, वो उसका कर्म है। कर्म का मतलब आजीविका वहां हो जाता है। लेकिन जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो कर्म का मतलब होता है, ये कर्म भी संज्ञा या सर्वनाम होगा जैसे कर्ता है। अर्थात यह भी कोई विषय वस्तु या कोई चीज या कोई व्यक्ति होगा। तो व्याकरण में आपको पढ़ना पड़ेगा कर्ता, कर्म, और कर्म के बाद आता है क्रिया। क्रिया मतलब जो काम करते हैं, वर्ब अंग्रेजी में। तो क्रिया मतलब ये जो है तोड़ा, ये क्रिया हो गई। राम ने आम को पेड़ से तोड़ा, ये आपकी क्रिया हो गई। अब जब हमने एक वाक्य आपको दिया तो इन वाक्यों में आपने क्या क्या पढ़ा? कारक, कर्ता, कर्म, क्रिया, 1 2 3 4, और साथ में 2 चीज और आपको पढ़ने की जरूरत पड़ी, वो है संज्ञा और सर्वनाम। आप लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इंग्लिश ग्रामर में आप जो भी चीजें पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन, फर्दर एप्लीकेशन होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी में भी वही है, अंग्रेजी में। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं राम गो टू स्कूल, वाक्य सही है गलत है? हैं? गलत है, सही है? क्यों गलत है? हाँ, तो इसी वजह से गो। अच्छा, वेरी गुड। आप बताइए मैडम। अब मैं 2 तरह से अपनी बात रखूंगा। मैं यदि कहूं तो ये वाक्य गलत नहीं है, खाली इसमें एक चिन्ह लगाना होगा, राम गो टू स्कूल। ये आदेशात्मक वाक्य हो गया। राम स्कूल जाओ, पिताजी बोल राम गो टू स्कूल। पर अगर दूसरे ढंग से ये देखें तो ये गलत है टेंस के हिसाब से। कैसे गलत है? चूंकि राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद गो वर्ब हो गया, यहां गोज होना चाहिए, गोज टू स्कूल। ठीक है? ये राम गो टू स्कूल कब सही होता? यदि लिखते फादर सेड, फादर सेड राम गो टू स्कूल, पूर्ण रूप से वाक्य सही है। तो राम गोज टू स्कूल, ये मेरा टेंस का एक प्रारूप है। और यदि आपने टेंस पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन है। कल को आप कोई ऐसे लिखने जाते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन, जो भी फर्दर करेंगे एप्लीकेशन होगा। इसमें ये 4 चीज हमने जाना। ये बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, या फिर कह लीजिए ग्रामर, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, और इसी को हम आगे बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन का नाम दिए हैं। ये आपको जानना जरूरी होगा यदि आप पीजीडीटी में सफल होना चाहते हैं, और सिर्फ पीजीडीटी नहीं, आने वाले समय में सफल अनुवाद कैरियर में जाना चाहते हैं। तो क्लियर हो गया? अब जैसे हमने पढ़ा कर्ता, कारक, कर्म, ये अगले लेसन्स में मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारी जीएसटी की जो क्लासेज चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के भी क्लासेज चलते हैं और आईबीपीएस के भी क्लासेज चलते हैं, हिंदी ऑफिसर्स के।
तो उसका बैच अलग है। तो इन चीज़ों पे फिर मैं ये बारीकियां मैं वहाँ सिखाता हूँ। एक बार जब आपको पता चला, चलिए इस वाक्य में गलती कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है कि जब एक वाक्य में राम ने आम को पेड़ से तोड़ा, इसमें संज्ञा कितने हैं? राम एक संज्ञा, आम दूसरा संज्ञा, पेड़ तीसरा संज्ञा। तीनों तो कर्ता नहीं हो सकता, तो किसने तोड़ा प्रश्न करेंगे तो यहां आया राम ने तोड़ा, तो राम हो गया हमारा कर्ता। ठीक है, उसके बाद दो कर्म हो गए। नियम ये कहता है कारक संबंधी अशुद्धियों में देखने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरफ आ जाइए, आपको दिक्कत हो रही है तो कारक संबंधी जब अशुद्धि निकालते हैं तो कहा जाता है कि किसी वाक्य में यदि दो कर्म हैं, दो कर्म हैं तो सजीव कर्म के बाद को लगेगा और निर्जीव कर्म के बाद को का प्रयोग नहीं होगा। यहां दोनों निर्जीव कर्म हैं, तो राम ने आम तोड़ा या फिर राम ने पेड़ से आम तोड़ा। पहला ये कहां से कैसे, वो जब हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे तब उसमें इसका विस्तार होगा। ये बारीकी आपको जानना जरूरी रहेगा, तब आपका अनुवाद सही हो पाएगा। क्लियर है? दो एक अनुवाद हम और लेते हैं, चूंकि पीजीडीटी की क्लासेस कर रहे हैं तो दो एक और अनुवाद लेते हैं, फिर दीपक सर से बात करेंगे। अब इसमें जो अनुवाद का स्वरूप होगा, मैंने आपको बताया जनरल ट्रांसलेशन, मतलब आमतौर पे जो अनुवाद करते हैं सामान्य वाक्य, राम ने पेड़ तोड़ा, राम ने लकड़ी तोड़ा, बच्चे ने पढ़ाई की, उसके टेंस क्या हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मूल रूप से 7 प्रकार के टेंस का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें से, और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, खाएगा, जाएगा, ये और बहुत ज्यादा है तो पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूअस में। ये 6 से 7 चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, दैट्स ऑल। 7 प्रकार के टेंस अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो यू आर ओके। ठीक है, इसके बाद आते हैं, जैसे इसमें पीजीडीटी 1 का मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। ठीक है, इसमें जो अनुवाद का स्तर आया था मैं बोलूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला इसमें जो प्रश्न था 20 नंबर का, ये सुन लीजिए, मैं अनुवाद वाला बोलूंगा। पहला था अनुवाद क्या है, 20 नंबर। उसके बाद था किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए, 20 नंबर, 40 हो गया। उसके बाद था हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करिए। पहले आसान अनुवाद आपको बताऊं, लिखिए टू बीट अबाउट बुश। टू बीट अबाउट बुश, ये मुहावरों का अनुवाद है। टू मेक ए मेस ऑफ, लिखिए टू मेक ए मेस, MESS ऑफ, OF ऑफ। और सबसे आसान ऐसे कई हैं, एक और बता देता हूं, टू बिल्ड कैशल इन द एयर। कैस्टल लिख लेंगे तो कैशल हो जाएगा, CASTLE, इन एयर, इन द एयर, सॉरी इन द एयर। टू मेक कैशल इन द एयर, कैसल का कैस्टल लिख लीजिए, CASTLE। देखिए हम भारतवासी हैं और अंग्रेजी हमारे माँ की भाषा है, मौसी की भाषा है, दूर से आई है, विदेशी भाषा है, तो उसके उच्चारण में हमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो लिखने के लिए उसके अनुरूप तोड़ के लिखिए ना, अपनी मातृभाषा के अनुरूप लिखिए। जैसे अंग्रेजी को अगर केरल वाला कैशल कहेगा, उसका उच्चारण अलग होगा, बिहार वाले का अलग होगा, पंजाब वाले का अलग होगा, क्षेत्रीयता का प्रभाव रहता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो इनका आपको अनुवाद करना है। क्या होगा? टू बीट अबाउट बुश का क्या होगा? हिंदी में ही तो इसका अनुवाद है, मुहावरे के रूप में। मतलब बताइए। झाड़ी पे मारना। हाँ हाँ, घुमा फिरा के, मैडम आप घुमा फिरा के बात करना। दूसरा जो मैंने बताया, क्या बताया? टू मेक ए मैश ऑफ, मैश या मेश, MESS। मेस खाना जहाँ खाते हैं उसको भी मेस बोलते हैं, हॉस्टलर्स जो होते हैं। बोलिए क्या होगा इसका?
खिचड़ी बना देना, गुड़ गोबर करना, गुड़ नहीं, बतंगड़ अलग हो जाता है। गुड़ गोबर करना, या कई जगह खिचड़ी पकाना बोल देते हैं, गुड़ गोबर करना ज़्यादा अच्छा होगा। मेश मतलब सब कुछ, जैसे किताब वहाँ फेंक दिया, टेबल वहाँ फेंक दिया, टेबल के ऊपर चेयर रख दिया, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से आपको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी होगा, एक विकल्प चुनना है। उसके बाद है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होता है 10 नंबर का, वो सब पेपर में आप लोगों को दे दूंगा, देख लीजिएगा। उसके बाद है 10 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। एक उदाहरण हम हिंदी से अंग्रेजी का लेते हैं, ये थोड़ा सा देखने लायक है। लिखिए, विधि के अनुवाद के संबंध में, विधि, सर मेरे पास पेपर है। पेपर है, वेरी गुड। शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक ही लाइन में बोलूंगा। विधि के अनुवाद के संबंध में यह भी जानना आवश्यक है कि अधिनियमों और अधीनस्थ विधान का अनुवाद विहित प्रक्रिया का, विहित, व में छोटी की मात्रा, ह में छोटी त, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर मूल के समतुल्य हो जाता है। बहुत कठिन है, पसीना छूट जाएगा, लेकिन मैडम हमारी कर देंगी। चलो कम ऑन, लेट्स सी। क्या करें, जब डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। देखिए, सबसे अच्छा क्या होता है, जब कभी ग्रुप में हो, कोई चीज़ नहीं आपको आता है, तो फट से बोलते हैं, अरे ये जवाब तो हमारा सारथी दे सकता है। एक बार कहानी पुराणों में कथा आती है कि एक राजा जी जा रहे थे, साथ में उनका प्रिय सारथी था। तो सारथी बोला कि राजा आप बहुत ये बनते हैं, आज एक्सचेंज करते हैं हम जगह, मैं आपकी जगह राजा बन के चलना चाहता हूँ। तो प्रजा में गए, प्रजा ने कुछ पूछा, तो सारथी राजा था, बोला है ये जवाब, ये तो मेरा सारथी बता देगा, सारथी बताओ इनको, ठीक है। ऐसे इज्जत बना लिया। फिर सारथी से पूछा गया, बोला अरे ये जवाब तो राजा जी से, सारथी के संबंध में था, बोला ये जवाब तो राजा जी के लिए, हम का छोटे मोटे आदमी। सारथी ने जवाब दिया। तो ऐसे ही जब ना है तो किसी को खड़ा कर लेते हैं। चलिए, विधि, इसमें देखिए, जब इस तरह का अनुवाद है, मैं एक प्रक्रिया बता देता हूँ, इलाबोरेट फिर कभी करें, क्योंकि जब तक आप अनुवाद नहीं सीखेंगे ये नहीं कर पाएंगे। आपका सबसे पहला काम है, कठिन शब्द है उसकी अंग्रेजी लिख लीजिए। विधि को क्या कहेंगे? विधि को प्रोसीजर नहीं होगा, प्रोसेस भी नहीं होगा। यहां विधि का मतलब होता है लीगल, कानून से संबंधित, ठीक है। उसके बाद अधिनियम क्या होता है? एक्ट। नहीं तो ये चीज का प्रॉब्लम होता है सर, जैसे ऐसे तो बहुत शब्दों का मतलब पता, लेकिन जब अनुवाद करने में बैठते तो उस टाइम मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अधीनस्थ विधान, ये चीजें आपको मिल जाएगी, मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। अब जब ऐसे वाक्य मिले, ये विधि का अनुवाद है, लीगल ट्रांसलेशन है। आपको पीजीडीटी कोर्स में ये भी सिखाया जाएगा। आप जब उसको पढ़ेंगे तो 2, 4, 10, 50, 100 लीगल वर्ड आपको याद करना होगा। प्रशासनिक शब्दावली याद करनी होगी, बैंकिंग शब्दावली याद करनी होगी, कुछ तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको इसका अनुवाद पता है, मतलब शब्द पता है, अब सबसे बड़ी दिक्कत है जब हम लोग एक शॉर्टकट में मैं और बता दूं कि ये फॉर्मूला जानना है। अनुवाद में क्या होता है, देखिए, विन्यास समझती है क्या होता है? विन्यास का मतलब होता है संरचना। व्याकरण के हिसाब से शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, दो चीजें होती हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। विन्यास का मतलब संरचना। अब इसमें जैसे मान लीजिए अंग्रेजी हो गया और हिंदी हो गया, दोनों के वाक्य का गठन अलग अलग होता है। अंग्रेजी में क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो आदमी काम कर रहा है। उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। मेन ये चीजें, बाकी बीच में तो बहुत कुछ फिलर्स होते हैं, ठीक है। कर्ता मतलब राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, राम हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया ईट्स, और मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हिंदी में जब हम लिखेंगे तो हिंदी में सबसे पहले आएगा कर्ता, और अंग्रेजी में आएगा कर्म, और
फिर क्रिया। ये आपको याद रखना होगा, ये बेसिक है और इसी का प्रयोग हमेशा होता रहेगा। कर्ता की पहचान, ये जब मैं ग्रामर क्लास लेता हूं तो उसमें मैं बताता हूं कि कर्ता की पहचान कैसे करेंगे। कई बार को के बाद लिखा हुआ शब्द हमने कर्ता के रूप में चुना है, क्यों, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला जारी रहेगा हर टेंस में। राम ईट्स मैंगो, मान लीजिए राम ईट्स मैंगो मैं करूं, राम ईट्स मैंगो, ये वाक्य को मैं बदल दूं, राम इज, ईट्स को आईएनजी जोड़ दिया, राम इज ईटिंग मैंगो, तब भी तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बदला। क्या बदला, वर्ब के पहले ये हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाया, ठीक है, और इसमें आईएनजी सपोर्टिंग कुछ लगाया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। खा रहा है, खाता है, खा रहा है, इस तरह से होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आ गया जो बड़े वाक्य हैं, जैसे मैंने आपको विधि का अनुवाद कर दिया। अब इस वाक्य में भी कोई भी वाक्य हमें मिले तो हम उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले तलाशते हैं। इसमें कर्ता क्या होगा, विधि का अनुवाद के संबंध में, ठीक है, यह जानना आवश्यक है। क्योंकि ऐसे वाक्यों का जब हम अनुवाद करेंगे तो ऐसे अनुवाद में हम क्रिया को सबसे पहले ले आते हैं। वो एक फैशन है, उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा। जैसे यह जानना आवश्यक है, इट इज इसेंशियल टू नो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, दो तीन तरह से। दैट की कौन सा फॉर्म है, ये दैट लग गया तो नरेशन का रूप है। राम सेड दैट, इस तरह से नरेशन का रूप हो गया, या कहीं कहीं वॉइस का एक्टिव से पैसिव, वो सिस्टम आपको याद रखना होगा। उसके लिए आपको बेसिक सब ग्रामर में जाना होगा। इट इज इसेंशियल टू नो दैट क्या है, विधि के संबंध में। अलग अलग तोड़ेंगे, तोड़ के फिर जोड़ेंगे। अब मान लीजिए विधि के संबंध से मुझे शुरू करना है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ लीगल ट्रांसलेशन, इन टर्म्स ऑफ लीगल ट्रांसलेशन, इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो दैट, यहां शुरू कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो दैट क्या, अधिनियम और अधीनस्थ विभाग का अनुवाद, विहित प्रक्रिया का अनुसरण, ये करने पर मूल से समतुल बन जाता है। इसको इस तरह से खंड खंड में बांट के करेंगे। वो चूंकि एक दिन में संभव नहीं होगा, पहले आपको बेसिक से शुरुआत करनी होगी, और बेसिक जब आप समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। वो पीजीडीटी 1 की किताब में है, 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या, इसी तरह अंग्रेजी का मैं देता हूं, ठीक है, करके दो, लिख के दो, मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए दूसरा मैं इंग्लिश का ही बता देता हूं। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं इसको ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा, ठीक है। कंप्लीट मैं करवाऊंगा आपको बेसिक्स क्लियर होने के बाद। क्लियर है। अब आइए इंग्लिश वाला लिखिए। ए गुड रिसर्च ऑफर्स, ए गुड रिसर्च ऑफर्स ए सॉल्यूशन, ऑफर्स ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कॉमा, फुल स्टॉप इसको कर देते हैं, लंबा है इसको फुल स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका अनुवाद, यहां ऑफर का देखिए जो शब्द दिया है। अब एक चीज मैं और बताऊंगा कि कई बार ऐसे एक शब्द का कई जगह कई रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई वेंट टू बानीज हाउस शी ऑफर्ड मी ए ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क, ठीक है। आई वॉज ऑफर्ड ए जॉब एट CSIR, यहां भी ऑफर है, वहां भी ऑफर है। द जज, सॉरी, द पुलिसमैन वॉज ऑफर्ड ए ब्राइब, ठीक है। ऑफर कई जगह कई रूप में जाएगा। यहां ऑफर का क्या होगा, पहले ऑफर का मतलब हो गया कि मैं बानी के घर गया और उसने मुझे कोल्ड मिल्क दिया, ऑफर का मतलब दिया, ठीक है। पुलिस के सामने ऑफर्ड ए ब्राइब मतलब देना चाहा। और क्या बोला था मैंने, एक वाक्य ऑफर पर, आई वॉज ऑफर्ड ए जॉब, मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, या मुझसे कहा गया भाई नौकरी कर लो। एक शब्द का कई जगह, ये अलग अलग खंडों में हम चर्चा करते हैं। तो ये पूरा खंड जब आप पढ़ना चाहेंगे तो 1.5 से 2 महीना कम से कम आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को।
और जब आप नौकरी के लिए जाते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या हिंदी ऑफिसर के जॉब के लिए, तो वहाँ इसी प्रकार का अनुवाद आपको दिया जाता है जो इस प्रश्न पत्र में है। अगर आपने पीजीडीटी की पढ़ाई अच्छे से की तो आंख बंद करके पेपर 2 में आप 200 में 150 स्कोर कर सकते हैं। 50-50 नंबर का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद और 50-50 का एस्से लिखना है। अनुवाद करना आ जाएगा तो एस्से आराम से लिख सकते हैं। क्या है, मान लीजिए आपको बोल दिया कि लगान फिल्म आई थी, उसकी कहानी लिखो। उसकी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, सूरदास की ये कविता का वो करो, तमाम में से पढ़ा होगा ना। कल्याणी यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं आप लोग? तो कोई विभा मैडम है वहाँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो वो कई बार देती रहती हैं। एक किताब दे देंगी, इसको पढ़ लो और इसके ऊपर आपको विवेचना लिखना है। कराती होंगी ना? कोई विवेचना उन्होंने नहीं करा है अभी तक। किताब में पढ़ने के लिए तो बोलती होंगी ना, तो किताबों के बारे में फिर पूछती होंगी, प्रश्न करती होंगी ना। तो उसमें ही जो लोग प्रश्न करते हैं, इसका मतलब आप उस किताब की विवेचना करते हैं। विवेचना अपने मन से करते हैं ना, कि छाप देते हैं। कौन सी किताब आप लोगों ने पढ़ी है अभी तक? कौन सा किताब पढ़ी है हिंदी का? कोई किताब कोर्स मटेरियल में कौन सी कहानी पढ़ी है? गबन उपन्यास है, तो उसका व्याख्या या विवेचना करने के लिए दिया गया होगा ना आपको। तो वो जो व्याख्या विवेचना करते हैं उसका क्या मतलब है? अपने से लिखना हो गया ना। तो अगर आप लोग वो टर्म पढ़े होंगे तो पेपर 2 में ऐसे लिखना आसान होगा, और इससे अच्छा कोई कैरियर आपको फिर मिलेगा नहीं। तो ये जो मैंने बताया इस पे फोकस करेंगे, अनुवाद आपका अच्छा हो जाएगा। एक सेंटेंस से काम चल जाएगा, पेट भर जाएगा। जब तक प्रोसीजर न जाने, डेमो मैंने दे दिया, कृपया शांत रहें, ठीक है। तो ये चूंकि कल भी क्लास करेंगे तो क्या करेंगे, कल हम लोग बातें करेंगे ना, तो जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। क्या पढ़ना है आपको? समापन की ओर हूँ मैं। क्या पढ़ना है? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और बेसिक्स ऑफ हिंदी ग्रामर। अंग्रेजी हिंदी ग्रामर, राम खाता है तो राम इज इट्स क्यों नहीं लिखेंगे? राम खा रहा है, राम इज इट क्यों नहीं लिखेंगे? ये चीज आपको आनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको वाक्य लिखा कि राम पेड़ से आम को तोड़ता है, या राम आम से पेड़ को तोड़ता है, क्या गलत है, क्यों गलत है? ये बेसिक्स ऑफ ग्रामर आपको सीखना पड़ेगा, तब पीजीडीटी में अच्छा नंबर पाएंगे। अंक से पास होना सभी चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। अगर अनुवाद आप कर लेते हैं तो पास होना बहुत आसान है। बाकी रह गई थ्योरी की बात, ओवर टू दीपक सर, वो आपको थ्योरी के बारे में बताएंगे।